गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये इनसाइट्स की 20 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो चलिए हम आज के 5 क्वेश्चंस करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है, आपको पता है हमारी इंडिया में क्या है, दो तरह की डेमोक्रेसी होती हैं, पार्लियामेंट्री होती है, प्रेसिडेंशियल होती है। और हमारे इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री है और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी आपको पता होगा। तो ये हमारा क्या बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि आपको पता है डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ये मैंडेट करता है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास फ्रीडम है और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, स्पेशली उन मैटर्स में जो फॉल करते हैं स्टेट के डोमेन में। आपको पता है अंडर 7 शेड्यूल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, ठीक है, स्टेट्स के लिए अलग होते हैं और एक कॉन्करेंट लिस्ट में अलग होते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात ये बोला है कि जो सब्जेक्ट स्टेट के डोमेन में आता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे और स्टेट्स को फ्रीडम है, वो एक तरह का हमने फेडरल स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, फाइन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो भाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो नाइदर वन नोट टू इसका करेक्ट आंसर। अब आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन कि जो पहला आर्टिकल है दैट इज द इंडिया, दैट इज भारत शेल बी यूनियन स्टेट, खुद बोलता है, फाइन। इसके अलावा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल बैलेंस बना के रखता है, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन रहे और थोड़ा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट रहे, फाइन। इसके अलावा हमने बैलेंस्ड फेडरल स्ट्रक्चर इसलिए रखा है सो दैट जो सेंटर है वो हमेशा स्टेट की पावर्स को ना छीन सके और ना ही स्टेट की जो फ्रीडम है उनको छीन सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स जो एक्सक्लूसिवली फॉलो होते हैं स्टेट के डोमेन में, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्रीज म्यांमार को बॉर्डर करती है। आपने देखो पिछले 4-5 दिन से हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि कौन सी इंडिया की स्टेट्स बांग्लादेश को बॉर्डर करती हैं, कौन सी कंट्रीज फिर म्यांमार को बॉर्डर करती हैं, या फिर कौन सी कंट्रीज उसको बॉर्डर करती हैं बांग्लादेश को। तो आज पूछा कौन सी कंट्रीज म्यांमार को बॉर्डर करती है, फाइन। तो हम चलो पढ़ते हैं। बांग्लादेश को करती है, थाईलैंड भी करती है, इंडिया भी करती है, वियतनाम नहीं करती है, ठीक है। कंबोडिया नहीं करती है, लाओस करती है, फाइन। मलेशिया भी नहीं करती, बांग्लादेश करती है। अगेन थाईलैंड करती है, वियतनाम नहीं करती, मलेशिया करती है। बाकी ये जो लास्ट ऑप्शन है इसमें चारों कंट्रीज करती हैं, थाईलैंड भी, लाओस भी, बांग्लादेश भी, चाइना भी। बाकी आप एक बार मैप देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। ये म्यांमार है, ठीक है। इंडिया तो करती है, इसके अलावा बांग्लादेश भी करता है, चाइना भी करता है, लाओस करता है, थाईलैंड करता है। देखो कंबोडिया नहीं करता है, ठीक है, कंबोडिया इधर आ जाता है, और वियतनाम भी नहीं करता है, वियतनाम इधर आ जाता है, फाइन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 4th है, दैट इज, अब एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, दैट इज द थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश एंड चाइना, फाइन। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है, अमंग ऑल द ह्यूमन पैथोजेंस बैक्टीरिया टेंड टू बिकम द मोस्ट रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक बिकॉज ऑफ द फिजिकल। सिंपल बात है, आपने देखा होगा कभी अगर आपको बैक्टीरिया कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाए तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, वायरल डिजीज हो जाए तो एंटीवायरल, फंगस डिजीज हो जाए तो एंटी फंगस। तो सिंपल बात ये कि एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरिया डज नॉट एक्सचेंज रेजिस्टेंट जीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या ऐसा है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जीन्स एक्सचेंज होते हैं उसको रेजिस्टेंट करते हैं। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फाइन। तो आपको बताना है कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। अब आप जरा देख सकते हैं क्या होता है। देखो ह्यूमन पैथोजेंस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू द एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजी। मतलब कि आपने देखा होगा कभी आप अगर बैक्टीरियल को इन्फेक्शन, अगर ट्यूबरक्लोसिस है, नो डाउट उसकी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है वो रेजिस्टेंट होने लगता है, मतलब कि एंटीबायोटिक भी असर नहीं करता है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो उनकी फिजियोलॉजी ऐसी है। फिजियोलॉजी मतलब क्या है कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उनका जो जीन्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर में होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इवन अगर उसके जेनेटिक सिस्टम में, जो बैक्टीरिया के जेनेटिक सिस्टम में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उस पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक है उससे रेजिस्ट करने लगते हैं, फाइन। सिमिलरली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जीन्स एक्सचेंज होते हैं वो भी क्या करते हैं, क्योंकि उनमें भी जो उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है और अगेन वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा केस हो रखा है निजीरिया गोनोर बैक्टीरियम में जो मतलब कि रेजिस्टेंट था पेनिसिलिन के, ठीक है। तो ये एक आपको एग्जाम्पल बता रखे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। देखो ऐसे हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ, इवन कि मैंने लास्ट ईयर जब आपको पीटी एनवायरमेंट की पढ़ाई थी तो हमने ये पढ़ा था। तो आपको पता नहीं किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म, पॉलिसी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस आपको पता ही चल रहा होगा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब आप देख सकते हो
पहला जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज था, उसने क्या किया था कि हमारे प्लेनेट में बायोडाइवर्सिटी के स्टेटस को असेस किया था और उसने ये रिजल्ट बताया था कि जिस एरियाज़ में लोगों के द्वारा लैंड को ओन किया जाता है वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रहा है। फाइन। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूएन की जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज है उसके द्वारा से पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी कंट्री को हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं तो उसको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती है? फाइन। इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसको कोई और कंट्रीज लोन्स नहीं देती, ये बात भी सही है। और इंटरनेशनल लेवल पर उसे बॉयकट किया था, तो ये तीनों की तीनों बात करेक्ट है। देखो, कोई भी कंट्री को अगर हम ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं तो इसका मतलब दो चीज़ें होती हैं कि वो या तो टेररिस्ट एक्टिविटी में फंडिंग करती हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को वो क्या करती है? फेवर करती हैं। फाइन। तो वो दो, अगर ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करें इसका मतलब हम उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखते हैं, जैसे पाकिस्तान को रखा हुआ है। और अगर हम किसी कंट्री को हम ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं तो ऑफकोर्स क्योंकि पता है कि वहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग की जाती है तो कोई भी लोन नहीं देगा, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या होगी? बदनामी होगी, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फाइन। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देख सकते हो एफएटीएफ की भी दो लिस्ट होती हैं, एक तो ब्लैक लिस्ट होती है, एक तो ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट तो मेनली होती है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, मतलब किसी और कंट्री ने इन कंट्री को कोऑपरेट नहीं करना, बिकॉज ये जो कंट्रीज होती हैं वो खुला क्या करती हैं? टेररिस्ट फंडिंग करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को क्या करती है? सपोर्ट करती हैं। फाइन। इसका जो ग्रे लिस्ट में क्या करती हैं? उन कंट्रीज़ को सेफ हेवर माना जाता है जो मतलब कि वहाँ पे इजीली टेरर फंडिंग हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी किया जाती है। फाइन। और अगर किसी कंट्री को हमने ग्रे लिस्ट में रख दिया तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, वो कहीं से भी लोन नहीं ले सकता, अगर लेगा भी तो प्रॉब्लम होगी, आइदर फ्रॉम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडीबी या फिर एनी अदर कंट्री। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड उस कंट्री के साथ रिड्यूस हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल उसकी बॉयकट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।